श्रोता साथियों को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आज के आर्टिकल में मैंने बताने की कोशिश की है कि जहाँ जहाँ सुपर होता है, जो जो सुप्रीम होता है, उसको उतने उतने उसी हिसाब से खतरे भी झेलने पड़ते हैं। जहाँ सुपर है वहाँ खतरे हैं, और यही इस आर्टिकल का शीर्षक भी है। सुनिए। बाजार है एक, और उस मार्केट के अंदर बहुत दिनों से बिछड़ी हुई दो सखियां मिल रही हैं। सुनिए सुनिए, एक्सक्यूज मी, सुनिए। आपका नाम आप मित्रा है ना? जी जी जनाब, जी जनाब। पल्लवी, मगर ये क्या आपका राग लगा रखा है? सीधे सीधे बोल पल्लू, वरना वरना। उई माँ, तेरी चिकोटी तो अभी भी वैसी ही। इधर आ, इधर आ। सॉरी पल्लू, क्या करूं, ये मुझे बचपन की गंदी आदत छूटती ही नहीं है। बता, क्या कर रही है? यहीं है आजकल? अरे हाँ, यहीं इसी नगर में मेरे मिस्टर की ऑटोमोबाइल्स की शॉप है। फ्लैट बना लिया है और हैप्पी लाइफ जी रही हूँ। तू अपने बता। मैंने भी तो फैमिली के साथ इधर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर इसी वीक ट्रांसफर कराया है अपना। कहाँ रह रही है? अभी तो दूर के एक रिलेटिव ने अपना क्वार्टर दे रखा है, और जल्दी ही कुछ परमानेंट अरेंजमेंट हो जाएगा। तू 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 अभी भी बुकवार में है, बिल्कुल पहले जैसी ही। अरे पल्लू, सारी बातें यहीं रोड पर पूछेगी? तो चल, पास के कैफे में बैठते हैं। कैफे में? क्यों? अगले मोड़ पर ही तो मेरा घर है, वहीं चलेंगे। मगर मगर, अब अगर मगर छोड़, आजा चुपचाप से चल। अरे अरे छोड़ तो, चल चुपचाप से चल मेरे साथ, वरना वरना। अरे नहीं नहीं, चिकोटी मत काट। हाँ, मैं चल रही हूँ, चल रही हूँ। ले पहुंच गए। मैंने कहा था ना, पास ही है मेरा घर। बैठ बैठ पल्लू। बोल, कॉफी लेगी या चाय लेगी? तुझे याद है ना कि मैं बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। इंस्टेंट कॉफी और पनीर के पकोड़े। कितनी यादें जुड़ी हैं ना इनसे हमारी। हाँ सही। अरे यार, देख, मैं भी तेरे साथ साथ आ गई किचन में। ये तेरा किचन तो छोटा सा है, मगर वेल ऑर्गेनाइज्ड। बट तुझे तो लिटरेचर से ही फुर्सत नहीं है। कब और कैसे किचन संभालती है? देख ले पल्लू। और एक बात बता दूं, मेरे साहब जी को हाउस और हाउसवाइफ दोनों के हर काम से चिढ़ है। हम्म अच्छा, आ इधर बैठते हैं। यानी यानी कि तू अकेली सब मेंटेन करती है? सर्विस, किचन वर्क और शॉपिंग, और हाँ हाँ, और मेरी डॉक्टरेट थीसिस भी। मित्रा, रियली यू आर मिरेकल। ए मिरेकल, बाय गॉड, आई कांट बिलीव। ये देख पल्लू, मेरी थीसिस कंप्लीट होकर प्रेस में जा रही है। तू ग्रेट है यार। क्या सब्जेक्ट है तेरी थीसिस का? देखो, भारतवर्ष का प्राचीन स्वर्ण युग। बड़ा अपीलिंग सब्जेक्ट चूज किया है तूने। थैंक यू पल्लू। बाय द वे, बता दूं कि ये चॉइस अर्पण की है। सच में, ऐसा जीवन साथी पाया, इसके लिए तो मैं खुद को मोस्ट मोस्ट लकी मानती हूँ। ये फोटो रिसेंटली खिंचाया है। शानदार पर्सनैलिटी है अर्पण जी की। अरे नजर न लगा देना, क्या है तक देखे जा रही है? डोंट बी सिली। एक बात बता, पूछ पूछ। अर्पण घोष, स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड लिटरेचर, ये वही है ना? वही है ना जो अपने कॉलेज में लगातार बेस्ट स्टूडेंट का प्राइज लपकता था, है ना? गजब की मेमोरी है पल्लू तेरी। मित्रा, इंटरकास्ट मैरिज को तेरी फैमिली तैयार हो गई? अभी तक तो नहीं है। देखना, हमारी कोशिश अभी भी जारी है। नहीं नहीं, आंसू पोंछ ले मित्रा। तू बहादुर लड़की है ना? देख दे, बहादुर लड़की है। तेरे थीसिस में क्या है बता मुझे। हम्म इसमें इसमें देख, हमारे पल्लू, इसमें ना हमारे प्राचीन देश में, हमारे देश के प्राचीन काल के
जो विलक्षण ज्ञान विज्ञान और कलाओं के बारे में जानकारी, वो सारी जानकारी है इसमें। अच्छा, मैं इसको पढ़ने के लिए ले जा रही हूँ। अगली बार साथ में बैठकर इस पर डिस्कस करेंगे। पल्लू, तू पढ़ेगी इसे? यकीन नहीं आ रहा यार मुझे। देख, राजीव भी तो हिस्ट्री के बड़े शौकीन है, और इसे पूरा पढ़कर मैं उनसे क्विज कंपटीशन में जीतूंगी, समझी? आई सी। तो ये इरादे हैं जनाब के। नेक्स्ट संडे को आ रहे हो ना तुम दोनों यहाँ, तुम सब विद फैमिली? नॉट एट ऑल डियर, अर्पण के साथ तुम मेरे यहाँ आओगी पहले इस वीक। ओके ओके। फाइनल डिसीजन के बाद तुझे मैं रिंग करती हूँ। क्या क्या बोला तूने? क्या बोला मित्रा तूने? नहीं आई? अरे भाई पल्लू, तू नाराज मत हो भाई। अच्छा अच्छा, प्रॉमिस प्रॉमिस आऊंगी। गुड गर्ल, बाय बाय। अच्छा, अगला दृश्य, मित्रा और अर्पण बैठे हैं पल्लवी और राजेश के साथ। अर्पण जी, जी हाँ राजेश जी। अर्पण जी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी हिस्ट्री है ना, मेरी तरह? ओ नो 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 राजेश जी, मैं तो इंग्लिश लिटरेचर का दीवाना हूँ, और उसी सब्जेक्ट का प्रोफेसर भी हूँ मैं। अच्छा, मगर पल्लवी तो बता रही थी कि अ, आपने उसके थीसिस के लिए भारत के प्राचीन हाँ, पल्लू भी तो सस्पेंस में है। मैं बता दूं कि प्रोफेशनली, ओनली प्रोफेशनली ये इंग्लिश लिटरेचर के दीवाने हैं, बट इमोशनली एंड हार्टेडली इन्हें तो भारतवर्ष के प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से गहरा गहरा लगाव है। अच्छा, हाँ ऐसा है क्या? हाँ हाँ पल्लवी जी, अमेजिंग कंट्रोवर्सी, पूर्व और पश्चिम की दोनों की। अरे छोड़िए भी ये। अर्पण जी, ये क्वालिटीज तो आपको विरासत में ही प्राप्त हुई है। बंगाली ब्लड के कतरे कतरे में इंडियन सिविलाइजेशन और राष्ट्रीय प्रेम भरा पड़ा है। रियली, बहुत ठीक पल्लवी। खुद बंगाली भाषा का लिटरेचर ही कितना ब्रॉड है, और कितना कितना अच्छा, मतलब कितना अच्छा है, इंटरेस्टिंग, और मतलब हाँ पल्लू, पल्लू तेरा घर काफी बड़ा है, और अच्छे तरीके से संभाला भी है तूने। हाँ, और हाँ, तेरी सासू जी कहाँ है? मम्मी जी तो अगले हफ्ते तक आएंगी। कहाँ गई हैं? बड़ी दीदी के जेठ जी बीमार है ना। अर्पण जी, मुझे भारतीय सभ्यता और भारतीय प्राचीन समृद्धि के बारे में इस बुक में पढ़कर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ यार, सॉरी सॉरी। अरे सॉरी नहीं यार, फिर से कहो यार। अच्छा, हाँ ये है ना बात। मित्रा, पल्लवी। हाँ सचमुच अच्छा लग रहा है। ठीक ही तो है, ठीक ही तो है। फालतू की फॉर्मेलिटी का बोझ क्यों रखें? आज से मैं आज से मैं अर्पण जी को जीजू कहूंगी। और हाँ, हाँ पल्लवी, और मैं कहूंगा दोस्त, अर्पण यार। अरे, अनजाने शहर में ऐसा अपनापन मिल गया। आज आज बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आज हम सचमुच मोस्ट रिच एंड लकी पर्सन हैं। वाह यार वाह अर्पण, क्या बात है, क्या बात कह दी तुमने। आप यहाँ बैठकर इंडियन थ्योरी को डिस्कस कीजिए। और तू कहाँ चली? तू कहाँ चली मित्रा? मैं चली किचन में गोभी के पराठे और चटनी बनाने। जाने दो ना पल्लवी, इसे कभी कभी किचन का बुखार चढ़ता है। अर्पण जी। मित्रा जी, पल्लू से जो कुछ जाना है ना मैंने, उसकी रियलिटी देखने और चखने को मिलेगी, इसीलिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। हाँ बता दूँ। हाँ, वेट फॉर ए बीट हंग्री मैन। क्या? जीजू, मुझे तो ये बताओ कि प्राचीन काल में हमारे इंडिया में जो कॉस्मिक नॉलेज थी ना, उसके मास्टरमाइंड, वो क्या क्या नाम थे आपके थीसिस में? हाँ हाँ हाँ, आर्यभट्ट
और वो मिहिर मिहिर पूरा नाम क्या था? वराह मिहिर। हाँ हाँ, वराह मिहिर। और वराह मिहिर और कई लेडीज के नाम भी तो आते हैं उसमें, पढ़े नहीं तुमने? हाँ 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 जीजू, वो तो वो सब इतने ब्रिलियंट थे कि मैथमेटिक्स की कई बिल्कुल नई चीजें उन्होंने दुनिया को दी। वाह, दशमलव और जीरो भी। फर्स्ट ऑफ ऑल भारत ने ही सारे सारे वर्ल्ड को दिया। हाँ पल्लवी, खगोल भूगोल विज्ञान गणित शिल्पकला, हर एक फील्ड में उस टाइम हमारा इंडिया सबसे आगे था। शब्द लेखन और अंक लेखन की आधुनिक शैली के मूल में भी तो इंडिया ही है दोस्त। आजकल के लोग यूरोप को ज्ञान विज्ञान का रूट कॉज रूट प्लेस मानते हैं, लेकिन लेकिन मैं बता दूं। हाँ मित्रा, बताओ क्या क्या बता रही हो? मैं बता देता चाहती हूँ कि 16वीं शताब्दी तक तो यूरोप बिल्कुल बैकवर्ड था। अच्छा, ऐसी बात है। हम्म। हाँ हाँ, मैं इतना और बता दूं आपको कि अभी 250 वर्ष पहले तक यूरोप में स्वच्छता और हाइजीनिक ज्ञान बिल्कुल नील था, जीरो था। कैन यू बिलीव मी? है पल्लवी, कैन यू बिलीव? नॉट एट ऑल। सच में विश्वास नहीं आता जीजू? आपके कहने का मतलब है कि हाँ पल्लवी, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है ये कि 16वीं शताब्दी तक यूरोप में गणित संबंधित कोई विशेष कार्य हुआ ही नहीं था। अच्छा राजेश, लेकिन पाइथागोरस की थ्योरम्स और यूक्लिड की ज्योमेट्री तो दोस्त अर्पण, ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूरोप वालों ने दशमलव प्रणाली को बहुत बाद में अपनाया था। हम्म, हाँ 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 हाँ, ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी। तुम्हारे मित्रा बन गए पराठे? हाँ, ये बात तो सचमुच मुझे भी नहीं पता थी। और बताइए मित्रा जी, 13वीं शताब्दी तक तो यूरोप में गुणा और भाग को बहुत उबाने वाला, बोरिंग और कठिन, मतलब बहुत टफ काम माना जाता था। इसीलिए यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाने वाला वो हायर सब्जेक्ट कहा जाता था। अच्छा, फिर मैथ की भारतीय प्रणाली यूरोप तक कैसे पहुंची? अरब के लोगों द्वारा पहुंची भाई। और राइट राइट राइट। मित्रा, अपने थीसिस में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ऐड कर लेना। जी जी हाँ। हाँ, अरब के बाशिंदे अंकों को हिंदसा कहते थे। क्यों बोला? अरे भाई, हिंदुस्तान से ही तो उन्होंने अंक विद्या अपनाई थी ना, इसीलिए हिंसा कहते होंगे। हाँ ठीक है। अरब वालों से फिर मैथमेटिक्स यूरोप पहुंचा होगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जी। हम्म। तुम्हें पता है अर्पण कि मैथ्स में यूज होने वाले पाई की परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस और उसका मान निर्धारण सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने किया था। बेशक, उन्होंने तो 4वीं शताब्दी में ही पाई को 9 और 10 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व कर दिया था। जीजू, 4th सेंचुरी में ही कर दिया था, जबकि यूरोप में तो मैथ्स 15th सेंचुरी में गया और उसके 200 साल बाद टोटल यूरोप में फैला। पल्लू, तुमने कैसे जाना ये सारा फैक्ट? मित्रा की थीसिस पढ़ी थी ना मैंने। फिर तो मैडम, हमारी हार का जश्न तो रोज मनेगा। रोज तुम हराओगी मुझे। अरे भाई मित्रा, राजेश जी को भूख लगी है। ब्रेकफास्ट में क्या देरदार है? अरे कॉल, थैंक गॉड। हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। अभी लाती हूँ, अभी लाती हूँ। अच्छा, आइए आइए, लगा दिया टेबल पर मैंने सब। बातें करेंगे सब खाते हुए। बहुत टेस्टी बना है सब कुछ। मित्रा, रियली, तू तो किचन क्वीन है। हम्म। सब सही कहा। आखिर हम जैसे उस्तादों की शागिर्दी करी है ना। ज्यादा आकर मत दिखाइए जी, वरना वरना अभी। अरे यार, छोड़ो भी ना। सच्चाई यही है कि मैंने अर्पण से ही सीखा है सब। भगवान ऐसा लाइफ पार्टनर सबको दे। अच्छा, और और तुमने मुझे पाइथागोरस थ्योरम जो सिखाई, वो नहीं बताओगी? जीजू, मित्रा शुरू से ही जीनियस थी।
हम सारी सहेलियां इसे कंप्यूटर माइंड कहा करती थी। बाय द वे, इंडिया में तो बोधायन ऋषि ने पाइथागोरस थ्योरम को बहुत अर्ली पीरियड में ही डिक्लेयर कर दिया था ना। हाँ हाँ, ठीक कहा आपने। तब हमारे यहाँ इसे बोधायन सूत्र कहा जाता था। पल्लू जी, अब और पराठा मत रखना मेरी प्लेट में। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम्स का यूज भारतवर्ष में बहुत प्राचीन समय से ही यज्ञ की वेदियां बनाने में होता था। डू यू नो? डू यू मीन वैदिक काल में? ऑफ कोर्स, प्राचीन ग्रंथ भास्कराचार्य संहिता में इस थ्योरम का और वर्गमूल घनमूल का भी, यानी स्क्वायर रूट और क्यूबिक रूट, उनका भी जो वर्णन मिलता है, और शून्य यानी जीरो का भी वहां पर जिक्र है। अच्छा, भास्कराचार्य ने तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग यज्ञ की वेदियों का साइज भी डिसाइड किया है उस बुक में। हम्म, अच्छा मित्रा, इसका मतलब है कि भास्कराचार्य भी बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। हाँ दोस्त राजेश, उनके द्वारा लिखी बुक से पता चलता है कि भास्कराचार्य एल्जेब्रा और ज्योमेट्री में भी मास्टर माइंड थे। हम्म, अच्छा अच्छा राजेश जी, आप लाए थे ना एक बार उनका लीलावती नाम का ग्रंथ, याद आया? जिसमें जिसमें वो कौन सा भाई, याद नहीं आ रहा मुझे पल्लवी। अरे वही ना, जिसमें संख्याएं और अंक लिखने की प्रणाली भी थी, सारा सिस्टम बताया था। वही वही। हाँ 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 हाँ, अब मुझे याद आ गया पल्लवी। यार अर्पण, उस बुक में कहीं छोटी छोटी स्टोरीज और कहीं श्लोकों के द्वारा मैथ्स के नंबर लेस क्वेश्चंस थे। रियली मजा आ गया था पढ़कर। हम्म, सही कह रहे हैं आप राजेश। लीलावती ग्रंथ तो बड़ी फेमस बुक है। कहाँ से मिल गई तुम्हें वो 12वीं शताब्दी की बुक? मुझे भी पढ़नी है एक बार। हाँ ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, फिर से लाइब्रेरी के क्लब को पार्टी दूंगा। मगर यार, एक बार तुम्हारे साथ मिलकर पढ़ूंगा उसे। अच्छा, लगभग 800 साल तक लीलावती टेक्स्ट बुक थी हमारे यहाँ। टेक्स्ट बुक थी? जीजू, जीजू आपका कहना है कि ऐसी टफ मैथ्स उस समय सबको पढ़ाई जाती थी? बिल्कुल बिल्कुल पल्लू, उस समय सबको पढ़ाई जाती थी। और उस टाइम के हमारे इंडिया में एक से एक ब्रिलियंट खोपड़ी थी, पता है तुम्हें? हम्म, हाँ, और इसीलिए तो वर्ल्ड फेमस जो लिटरेचर हमारे साहित्यकार थे ना, अलबेरुनी। हाँ, नाम तो सुना है। तो क्या बता रहे हैं आप अलबेरुनी के बारे में? हार्पण जी, उसने अलबेरुनी ने लिखा है कि अंकगणित शास्त्र में हिंदुस्तानी लोग संसार की सब जातियों से बढ़कर विद्वान हैं। मैंने अनेक भाषाओं के अंकों को सीखा है, लेकिन मैंने किसी में भी 1000 से आगे के अंकों के लिए कोई नाम नहीं पाया। परंतु हिंदू लोगों में 18 अंकों की संख्याओं तक के नाम हैं, और वो इसे परार्ध कहते हैं। अच्छा अच्छा, तो न, अ- अल, अलबेरूनी कहाँ का था? नाम से तो लगता है तुर्की या अरब का, ऐसा कैसे होता है? कोई भी हो मित्रा, यार पर बहुत पावरफुल और शानदार रिमार्क दिया उसने इंडिया को, और वो भी बिल्कुल ऑनेस्टली दिया है। हम्म, हाँ, मैथ की तरह कॉस्मिक फील्ड में भी हमारे भारत की खोजें बड़ी अद्भुत हैं। यार, तुम्हें कॉस्मिक साइंस का भी नॉलेज है राजेश? जीजू, हर फील्ड की सुपर नॉलेज है इनके पास। हम्म, अरे अर्पण, यार तुम इसकी बातों में मत आ जाना भाई, ये पल्लू तो ऐसे ही बोलती रहती है। राजेश जी, आप कुछ नया बताइए ना। एक मिनट एक मिनट। हाँ, मैं इधर बैठ जाती हूँ। हाँ, अब प्लीज शुरू कीजिए। देखिए, सदियों पहले से ही भारतीय ज्योतिष विज्ञान के जानकारों ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का सही सही कैलकुलेशन करने में सक्सेस पाई थी। एक दिन राजेश बता रहे थे मित्रा कि जर्मनी की यूनिवर्सिटी में आज भी वेदों के आधार से कॉस्मिक इन्वेस्टिगेशंस चालू हैं। अच्छा पल्लवी। हाँ हाँ और वेदों में तो कई तरह की सीक्रेट और मोस्ट सीक्रेट विद्याएं सेफ है ना, जिनको लिंक बनाकर साइंटिस्ट दूसरे प्लैनेट्स पर जाने की टेक्निक खोज रहे हैं। हाँ हाँ, कॉस्मोलॉजी का ज्ञान पूरे वर्ल्ड में भारतवर्ष से ही गया है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अर्पण यार, उसमें भी खास बात यह है कि बीज गणित और रेखा गणित के ज्योतिष विज्ञान के साथ साथ इनको, मतलब ज्योतिष विज्ञान के साथ में बीज गणित और रेखा गणित को अप्लाई करके, और फर्स्ट स्टार्टिंग भी ये सब
विज्ञान के साथ उसको जोड़ना, ये सारी फर्स्ट स्टार्टिंग ये भी पहले हमारे भारतवर्ष में ही हुई थी। अच्छा अच्छा। यार साइंस सिलेक्शन में मेरा एक क्लोज फ्रेंड था साइंस सेक्शन में। तो उसकी बुक में मैंने पढ़ा था कि इंडिया में सर्जरी और एटॉमिक एनर्जी के बारे में बहुत पहले से नॉलेज था। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ हाँ। अम, तुम साइंस की बुक्स में पढ़ते थे? यार मित्रा, ये बुक वॉर्म्स जो ना करते थोड़ी सोई थोड़ा है। देख देख पल्लू, देख पल्लू, क्या बोले तू? उस दिन भी तूने मुझे बुक वॉर्म कहा था। बाय गॉड, देख मुझे गुस्सा आ रहा है। आ रहा है तो मैं क्या करूं? ये मिस्टर राजेश भी तो, आगे मत बोल देना पल्लू। हाँ, कह देता हूँ। मैं तो अपने लिए बुक वार्म की पदवी बड़े शौक से, बड़े प्यार से एक्सेप्ट करता हूँ। मैडम, ये किताब लेना एरो गैरो के बस में नहीं है। अच्छा। वाह वाह वाह। देखो तो पल्लू, कब से फोन की घंटी टिंग टिंग कर रही है। हम्म, हेलो। हाँ हाँ, ठीक है। काम वाली बाई कह रही है कि उसकी सास के मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, सो एक हफ्ते नहीं आएगी। हम्म, सासू जी की सेवा करेगी। पल्लवी जी, लगता है सेवा करने का लेसन उसने तुमसे ही सीखा है। हाँ, मैं जानता हूँ, आपकी मदर इन लॉ का मन तो यहीं लगता है आपके पास ही। हम्म, सास की सेवा का मौका भी सबको कहाँ मिलता है, मुझे कहाँ मिला। हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि मोतियाबिंद को हटाने अथवा काटने के अथवा माउजिंग करने की सारी टेक्निक्स आज से करीब 2500 वर्ष पहले की हमारी भारत की जो पुस्तक है ना, ग्रंथ है, सुश्रुत संहिता, आयुर्वेदिक ग्रंथ है, उसमें सारी नॉलेज है। अब मैंने सुना है कि सुश्रुत आचार्य को संसार का सर्वप्रथम सर्जन कहा जाता है। बिल्कुल पल्लवी। एक सुश्रुत ही क्यों, चरक, जीवक, धन्वंतरी, लुकमान वगैरह वगैरह कितने ही नाम है इंडियन टॉप मोस्ट डॉक्टर्स के। मुझे तो ये बताइए कि राजेश की भाई ईएनटी यानी कि आँख, नाक और गले की सर्जरी के लिए उतने सूक्ष्म इंस्ट्रूमेंट्स भी थे क्या उस समय में? हाई क्लास इंस्ट्रूमेंट्स है जनाब, जनाब उस समय। आयुर्वेद में चिकित्सा के 8 विभाग मिलते हैं, पता है? ईएनटी के केसेस को शलाका विभाग में रखा गया है। शलाका यानी सलाई ना? सलाई। इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करो ना प्लीज। देखो, एक छोटे बच्चे की बात बताता हूँ। उसने खेलते खेलते मोम, लाख या समझ लो रबड़ की एक गोली नाक में फंसा ली। छोटी सी गोली थी, नाक में फंसा ली उसने खेलते खेलते। अब तो उसे सांस ना आए। हाय राम, नाक में फंस गई उसके गोली। फिर कैसे निकाला उस गोली को? अरे सलाह का यानी सलाई से निकाल लिया। अ, तो सलाई से, मगर 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 कैसे निकाला? हाँ यार अर्पण, कैसे निकाला? अनुभवी डॉक्टर थे ना, यूं 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 निकाल ली चुटकी बजाते ही। यार तुमने तो सुप्रीम एक बार सस्पेंस क्रिएट कर दिया। आप दोनों जान लो कि शलाका विभाग में बताई हुई टेक्निक से निकाला था बस। नहीं समझी? अरे भाई, पतली और नुकीली सलाई बच्चे की नाक में डाली, उस गोली में उसे फंसाया सलाई को, और फिर खींच लिया बाहर। खींच लिया बाहर। छोटे बच्चे के केस में ये सब कितना रिस्की था, ये भी तो सोचो। मित्रा डियर, हाँ पल्लू, मित्रा डियर, सर्जन पूरे ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड होते थे। आज भी देख लो कैसे कैसे नाजुक ऑपरेशन सक्सेस होते हैं। जी। पता है, उस बुक में प्राचीन काल की साइंसिस और इलाज के तरीकों और ऑपरेशंस में काम में आने वाले हर इंस्ट्रूमेंट का भी पूरा डिटेल है। तुमने पढ़ा? अभी तक याद है? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। तो फिर बताओ ना, हमें ही बताओ। देखो, मैं बताऊंगा सब, पर पहले कॉफी पिलानी होगी। हाँ, जमाना भाई देखो ऐसा ही है आजकल, बिना स्वाद के कोई कुछ नहीं करता है। पहले कॉफी पिलाओ फिर बताऊंगा। हाँ, आज ही मिले हो, इतना फ्रैंक होना क्या अच्छा लगता है? मित्रा, तू मेरी फ्रेंड है, मगर बाय गॉड
जीजू का अपनापन तुझ में नहीं आया है। जीजू, रियली यू आर ग्रेट। पल्लू, तुम कैसे होस्ट हो जो जो अपने गेस्ट का ख्याल नहीं रखती हो? राजेश, राजेश यार, मैं यहाँ गेस्ट नहीं हूँ यार, ये तो मेरा अपना घर है। मित्रा, डोंट बी सिली। अब कॉफी बना भी लाओ ना। जी अभी लीजिए, अभी लीजिए, बट आगे की बातें किचन तक आनी चाहिए ताकि मैं भी सुन पाऊँ। जो हुक्म, जो हुक्म। यार दर्पण, ये बीवियां भी ना बहुत एडवांस सर्जन होती हैं, और बात चलती हुई कोई बात हो, उसका ऐसा ऑपरेशन कर देंगी कि बस मत पूछो। पल्लवी जी, सुना आपने? क्या कह रहे हैं राजेश? जीजू का मुरब्बा बनने वाला है अभी। छोड़ो भी ये बात, पल्लू की फालतू की बातें। हाँ जीजू, भारत में उस जमाने में सर्जरी कितनी डेवलप थी, आगे बताइए। पल्लवी, अच्छा अच्छा, तुमने प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना है? हम्म, लीजिए लीजिए, कॉफ़ी कॉफ़ी। हाँ जी खूब सुना है। मुझे ये भी पता है कि इस टेक्निक वाली जो लेटेस्ट थेरेपी है ना, उससे वेट, फैट, ब्यूटी सब कुछ मनचाहा बन जाता है। वही ना? हाँ बिल्कुल ठीक पल्लव। पल्लवी, फॉलो किया तुमने, ठीक ठीक फॉलो कर लिया। मैं ये कहना चाहता था कि प्लास्टिक सर्जरी आज के विज्ञान की अ, सबसे लेटेस्ट खोज नहीं है। अच्छा, हाँ मित्र, हाँ हाँ। क्या कह रहे हैं आप? हाँ पल्लवी, सही कह रहा हूँ। मगर मगर ये तो हाँ जी, प्लास्टिक सर्जरी तो 21वीं सदी की देन है। मैंने अपनी थीसिस में भी यही लिखा है। यार अर्पण, तुमने इतनी बड़ी कमी थीसिस में इग्नोर कैसे कर दी यार? सॉरी राजेश, बट मुझे भी तो इसके बारे में रिसेंटली ही पता चला है। अब कई जगह उसमें करेक्शन करना होगा मुझे। नोट कर लेता हूँ जो जो पॉइंट है। हाँ, अच्छा पल्लवी, कहाँ चली? जरा ये कप प्लेट रखा आती हूँ। मैं बता दूँ आप दोनों को कि प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पूरी डिटेल हमारी सुश्रुत संहिता में बताई हुई है। अच्छा, वहाँ भी सारी डिटेल आई है प्लास्टिक सर्जरी की उस समय में? हाँ, उस वक्त योद्धा जो होते थे ना, योद्धा जो लड़ने वाले, युद्ध के योद्धा, तीरों तलवारों भालों आदि से आमने सामने लड़ते थे। जाहिर है कि शरीर के अंग उपांगों के जल जाने या कट जाने की हालत में उन्हें ठीक किया जाने वाली चिकित्सा भी उस समय जरूरी होती। हाँ समझ गई। तब तब उन्हें प्लास्टिक सर्जरी द्वारा ठीक किया जाता होगा, है ना? हम्म, अर्पण ठीक कहा तुमने। हाथ पैर नाक कान आदि की पहले जैसी स्वरूप अवस्था लाने में ये पद्धति अपनाई जाती थी। अच्छा राजेश, आपके कहने का मतलब यही है कि अन्य अंगों में से स्किन वगैरह लेकर डैमेज हुए उस पार्ट को सुधारा जाता था, जैसा कि आज भी होता है। हाँ पल्लवी, आज तो बस उस प्राचीन ट्रीटमेंट की बस पार्टली नकल हो रही है, यही समझ लो। उस काल में तो ट्रीटमेंट के बहुत ही एडवांस मेथड से हमारे देश में। देखो ना, देखो ना अर्पण यार, गणेश जी को हाथी का सिर लगाया गया। दधीचि ऋषि की हड्डियां इसी प्लास्टिक सर्जरी से निकालकर फिर उनसे वज्र बनाया गया था। किसी बदसूरत बूढ़े व्यक्ति को यंग और हैंडसम बना देने की घटनाएं भी तो मिलती हैं। ऐसा जादू भी तो होता था उस टाइम डियर मित्रा, वो तो वरदान से हो जाता था। अरे राजेश, इतना पढ़ लिख कर भी नहीं समझ पाए कि ऐसा जादू टोने के द्वारा नहीं, बल्कि ट्रीटमेंट के द्वारा होता था। जैन कथाओं में तो एक कुबड़ीदासी के स्वर्ण गुटिका बन जाने की बात भी आती है। उसकी सेवा से खुश होकर एक महात्मा ने उसे सुंदर बना दिया था। अर्पण यार, तुम ही समझाओ अभिनय, तुम ही समझाओ भाई। पल्लवी जी, स्टोरी में तो इंटरेस्ट और सस्पेंस क्रिएट करना होता है ना, इसीलिए पीछे का सीक्रेट नहीं बताया जाता। अच्छा अच्छा, समझ में आ गई बात। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, समझ में आई, आती है बात। हम्म, हम्म। आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत ने उस समय ये सारी जानकारी
सही सही सारी लिख दी थी। वाह, मानना पड़ेगा भाई। मित्रा, तुमने एटॉमिक साइंस के चैप्टर में इंडिया की अचीवमेंट्स क्या क्या बताई हैं अपनी थीसिस में? वो क्या यही कि केमिकल के साथ साथ एटॉमिक अप्रोच भी प्राचीन काल में अपने यहाँ बहुत पीक पर थी। हाँ, कणाद ऋषि ने बहुत डीप चर्चा किया एटम की। अच्छा, कणाद ऋषि तो वैदिक काल में हुए थे ना, जिन्होंने वैशेषिक दर्शन चलाया था। हाँ हाँ पल्लवी। अ, तो उन्होंने एटम में समाहित बहुत से एनर्जी पार्टिकल्स को भी एक्सप्लेन किया है। अपने वैशेषिक भाष्य में किया है उन्होंने सब कुछ। जीजू, यानी कि एटॉमिक थ्योरी उस काल में भी जान ली गई थी। बिल्कुल क्लियर है ये तो। और अणुबम बनाने का भी हमारे प्राचीन विद्वानों को ज्ञान था। अणुबम कैसे बनता है समझी? ज्ञान था, बट उन्होंने अणुबम बनाया क्यों नहीं तब? भाई नहीं बनाया क्योंकि उन्हें युद्ध और हिंसा से बढ़कर शांति ही प्यारी थी। हम्म, मगर मगर युद्ध तो उस काल में भी खूब हुए हैं। फिर युद्ध के साजो सामान बनाने में भी तो माहिर रहे होंगे वो लोग, और क्या। अच्छा बताओ पल्लू, हमारे भारत में तोप और गोला बारूद कब से शुरू हुआ? जीजू, 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे के समय में तो इन सबको गोला बारूद का खूब खूब यूज होता था। हाँ पल्लू, आ, हाँ मित्रा, पल्लू उस समय में अंग्रेज थे ना यहाँ। प्रश्न है कि हमने अपने लेवल पर अपने ज्ञान द्वारा ये चीजें कब बनाई? यस यस, आई नो। अंग्रेजों के भारत में आने से पहले ही बना ली थी। पढ़ा तो था मैंने, कुछ कंफ्यूज हो रही हूँ। हार मानो तो मैं बता दूं। जल्दी पल्लू, जल्दी से बताना मुझे। नो नो नो, दिस इज चीटिंग। ऐसे क्या बताना? रियलिटी ये है कि अंग्रेजों के शासन से भी बहुत पहले, यूँ समझ लो कि 14th सेंचुरी के अंतिम चरण में भारत में लोहा और इस्पात बनाने में बहुत महारत थी उस समय। कुतुब मीनार के पास वाली लोहे की लाट देखिए ना। हाँ यार, देखिए। अरे हाँ, उसके ऊपर तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ भी है, अंकित भी है। राजेश, मैंने ही तो तुम्हें दिखाया था वो लिखा हुआ नोट। हम्म, उस लाट या खंबा कह दो, उसके बारे में विख्यात साहित्यकार डॉक्टर फर्ग्यूसन ने लिखा है। क्या लिखा है मित्रा? हाँ, उन्होंने लिखा है कि हमारी आंखें इस लाट को देखकर बिना संदेह के यह बताती हैं कि हिंदू लोग उस समय में लोहे के इतने बड़े और मजबूत खंबे बनाते थे जैसे कि यूरोप में बहुत समय के बाद तक भी नहीं बने। आज 1200 वर्ष पुराने उस खंबे में देखो ना, आज तक भी जंग नहीं लगा। ये क्या कुछ कम है, अमेजिंग है। हाँ, खुले में आंधी पानी तूफान धूप और हवा के थपेड़े सहकर भी ये खंबा आज भी एज इट इज है। मुझे तो भाई उसे देख के इकबाल का वो शेर याद आ गया। हाँ, कौन सा शेर, कौन सा? बताइए बताइए, कौन सा शेर? अरे वो शेर है ना इकबाल साहब का, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वाह वाह वाह। हाँ, मत 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 मत। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, दौरे जमा हमारा। वाह 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 वाह, मजा आ गया। राजेश भाई, तुम तो हरफन मौला हो। मान गए भाई, मान गए उस्ताद। हाँ, भारत के जाबाज मर्द हैं आखिर हम, उस मुल्क के बाशिंदे हैं। पल्लवी, समझी ना, उस मुल्क के बाशिंदे हैं जिसने भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला और शिल्प में पूरी दुनिया में गुरु का पद हासिल किया है। कुछ और बताइए ना राजेश जी, भाषा और साहित्य के बारे में बाद में। अभी तो इस्पात और लोहे की बात चल रही है। हाँ हाँ, देखो मैं बताऊं राजेश, 16वीं शताब्दी के बिल्कुल शुरुआती चरण में हमारा जो इंडिया में लोहा बनाया जाता था ना, उससे बनी चीजों के चर्चे पूरे वर्ल्ड में थे। ऐसी बात। हाँ, आप लोगों ने वुड्स स्टील का नाम सुना है? वुड्स स्टील। भारत में बनी इस स्टील ने यूरोपियन साइंटिस्ट को काफी अट्रैक्ट किया था उस टाइम। अच्छा, अच्छा ये जानकारी तो हमें मालूम ही नहीं।
आ, आ, हाँ, थोड़ा थोड़ा इतना पता तो है मुझे, एक जगह पढ़ा तो था। अ, तो तो जीजू, वुड्स स्टील ये नाम तो इंग्लिश लगता है भाई। मित्रा, विश्व इस्पात मतलब जो है ना हमारा, एक वो हमारा जो फैक्ट्री है ना, तो विश्व विख्यात वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने भारतीय वुड्स स्टील की विशेषताओं के अध्ययन में पूरे 4 वर्ष लगाए थे, 4 वर्ष। अच्छा, माइकल फैराडे ने हमारे इंडिया की उसको वुड्स स्टील को, मतलब उसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज को जानने में 4 वर्ष लगाए थे। लेकिन उन्होंने तो इलेक्ट्रिक मैग्नेट खोजा था। वो साइंटिस्ट भी थे क्या? अब बता भी ना राजेश, बता भी दो ना राजेश, प्लीज। सबकी उत्सुकता क्लाइमेक्स पर जा रही है। अच्छा सुनिए, वुड्स क्या है? ये शब्द इंग्लिश नहीं है, ये कंप्लीटली इंडियन वर्ड है, कंप्लीटली इंडियन वर्ड। अच्छा, भारतीय भाषा का शब्द है ये? बिल्कुल बिल्कुल। कन्नड़ में स्टील को उक्कू कहते हैं, उक्कू। और तेलुगु में हुक्कू। और तमिल में उरुक्कू। ये सारे तो इंडियन लैंग्वेजेस हैं। यानी वुड्स शब्द हमारी प्रांतीय भाषाओं का ही बिगड़ा हुआ रूप है। एम आई राइट? हाँ मैडम, आप बिल्कुल ठीक पॉइंट पर पहुंची हो। हाँ तो उस प्राचीन काल में ये वुड्स स्टील एकमात्र हमारे भारत में ही बनता था, और कहीं नहीं बनता था। यार, ऐसा है तो इस स्टील की खासियत भी जरूर बहुत रेयर होगी। जी हाँ, जी हाँ। वुड्स स्टील से बनी तलवारें टीपू सुल्तान की हुआ करती थी उस टाइम, जो आज भी इंग्लैंड के म्यूजियम्स की बहुत बहुमूल्य संपत्ति है, समझे? टीपू सुल्तान ने तो काफी अरसे तक मैसूर पर राज किया था ना। इतिहास में पढ़ा है कि टीपू की तलवारों की धार इतनी पैनी और सख्त होती थी कि सामने वाले के लौह कवच को भी चीर चीर कर देती थी। वेरी गुड मित्रा जी, आई अप्रिशिएट यू। थैंक्स थैंक्स। अच्छा तो उस टीपू सुल्तान की तलवारें वुड्स स्टील से बनी थी। ऐसी स्पेशलिटी क्यों थी उस स्टील में? क्या थी भला वो? देखिए, वुड्स स्टील की ये विशेषता लोहे में गड़े हुए कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी, समझे? आपका मतलब है कि जिस लोहे से वो बनाई जाती थी, तो उस लोहे में कार्बन के बहुत टाइनी पार्टिकल्स वो गड़े होते थे। टीपू सुल्तान के दरबारों का लोहा उस टाइम पूरे साउथ इंडिया में, वो उस समय सारे भारत में था, सब मानते थे उसका लोहा, और पूरे वर्ल्ड में भी था। तो वो जो लोहा होता था ना, उस तलवारों का लोहा, वो साउथ इंडिया के अंदर भट्टियों में बनाया जाता था। वो भट्टियां होती थी अलग स्पेशल तरह की। तो राजेश भाई, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कई बड़ी बड़ी लड़ाइयां भी लड़ी थी ना। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल यार। वुड्स स्टील से बनी तलवारों की वजह से वो अंग्रेजों पर भारी पड़ जाता था। यार अर्पण, तुम्हें भी इसके बारे में काफी पता है ऐसा लगता है। थोड़ा थोड़ा। प्लीज अर्पण, शेयर करो ना अपना ज्ञान हमसे। देखिए, वुड्स स्टील, मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए। हाँ हाँ, हाँ अर्पण बता, कम ऑन प्लीज। वुड स्टील वाले खास लोहे का जो गलाने का कार्य होता था ना, और उसका जो बनाने का काम होता था, वो लोहा जब बनता था तो उसे पता है कौन बनाते थे? कौन बनाते थे? वो भारत के अनपढ़ आदिवासी बनाते थे उसको। और विशेष उनकी प्रोसेस होती थी उसको बनाने की, विशेष रीति से बनाते थे, उसका निर्माण करते थे वो विशेष तरह से। अच्छा अच्छा, आदिवासी बनाते थे वुड स्टील। राजेश भाई, टीपू सुल्तान की युद्ध में मौत हुई थी, और उसके बाद मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस स्टील के निर्माण की खूब स्टडी करी थी। फिर तो उसने सारा मेथड मालूम कर लिया होगा। क्या था वो भला? अरे बताता हूँ। मैसूर की सैकड़ों भट्टियों में लोहे को लकड़ी के कोयले के साथ में मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रखा जाता था। अच्छा, फिर फिर बड़ी विशिष्ट प्रोसेस द्वारा, स्पेशल प्रोसेस द्वारा उस लोहे को गलाने का, यानी प्रगलन का कार्य होता था। अच्छा तो वो
खास प्रोसेस क्या थी, ये भी तो उसने खोजा होगा ना। जीजू, हाँ ज्यादा तो नहीं मित्रा, बस इतना जरूर मालूम है कि तापमान के जटिल उतार चढ़ावों को बैलेंस करके वो आदिवासी जनजाति वाले इस्पात की सिल्लियां तैयार कर लेते थे। ओह आई सी आई सी। फिर उन सिल्लियों से तलवारें आदि बनती होंगी। हाँ पल्लू, ठीक समझा तुमने। अर्पण यार, बहुत बड़ी जानकारी दी तुमने तो। उस काल में वुड स्टील से बनी तलवारें पूरे भारत में और लगभग लगभग सारे एशिया महाद्वीप में यूज की जाती थी। आ, आजकल ऐसी मजबूत स्टील और उससे बनी तलवारें क्यों नहीं मिलती भला? देखो ना पल्लवी, उतनी मेहनत जैसी और वैसी भौगोलिक परिस्थितियां और वो आदिम लोहा बनाने वाले, वो गलाने वाले, यानी कि सब कुछ आज उपलब्ध नहीं है ना, इसीलिए नहीं बनती। सब कुछ यानी, देखो देखो मैं समझाता हूँ। वुड्स स्टील के प्रोडक्शन के लिए उस काल में बिहार और मध्य प्रदेश में अगरिया जनजाति समुदाय वाले थे, वो बनाते थे। और तब तब सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के विशाल वो बलुआ मैदानों में वो जनजाति फैली हुई थी पूरी। अच्छा, तो ये बताओ अर्पण यार, वो लोग लोहा यानी कि वुड स्टील बनाने को कच्चा माल कहाँ से लाते थे? कहाँ से मिलता था उनको वो उसके लिए रॉ मटेरियल? यही पता होगा तुम्हें तो। हाँ हाँ, लोकल एरिया से ही लेते होंगे। बिहार और एमपी में तो लोहे का अखुट भंडार आज भी है। हाँ हाँ पल्लवी, ठीक कह रही हो तुम यार, तुमने ठीक बताया पल्लवी। अम, भारत के वो आदिम उस्ताद लोकल जगहों से ही लोहा लेकर उसे गलाते थे। अच्छा, तो बीजू, उनकी प्रगलन तकनीक द्वारा ही तो सामान्य लोहा वुड्स स्टील बन जाता था। बहुत एडवांस टेक्निक रही होगी ना उनकी। जनरली सब ऐसा ही सोचेंगे, लेकिन लेकिन मैं आपको बता दूं, आप सब जान लो कि अगरिया जनजाति के पुरुष मिट्टी से और मिट्टी की ही धूप में सुखाई हुई ईंटों द्वारा भट्टियां बनाते थे। अच्छा, ऐसा सिंपल काम? उनकी महिलाएं भी क्या इस काम में मदद करती थी? अरे भाई, महिलाएं तो बस लोहे को दहकाने के लिए, कोयले को दहकाने के लिए निरंतर हवा फेंकने वाली धोंकने चलाती थी, बिना रुके लगातार। तो फिर वो पुरुष क्या करते थे? भट्टियां बनाने से लेकर रॉ मटेरियल यानी कि सामान्य लोहे को मिट्टी की हांडियों में भरना, तापमान को बैलेंस करने जैसी जटिल क्रियाएं, और फिर लौह अयस्क से प्रगलन द्वारा वुड स्टील की सिल्लियां बनाने तक का सारा टिपिकल काम पुरुष करते थे। सुन लिया पल्लू जी, मैन इज ऑलवेज सीनियर, सीनियर, यू नो। दर्पण, जीजू भी तो हैं, कभी मेल फीमेल की बात बीच में नहीं लाते। और आप बात बात में। सॉरी पल्लू, यार तुम मेरे मजाक का बुरा मान गई। राजेश भाई, इन फ्यूचर ऐसा मजाक मत करना प्लीज। हाँ नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा अर्पण यार। लो, अब तो मैं कान पकड़ रहा हूँ, माफ भी कर दो भाई, हंस दो ना पल्लू। अच्छा, हाँ, चलो छोड़ो। भारतीय लोहे और इस्पात की फौलादी परंपरा को किसको ने आज भी कायम रखा हुआ है। क्या मैंने झूठ कहा, कुछ गलत कहा पल्लू? नहीं नहीं, सही बोला तुमने। मित्रा, तुमने बिल्कुल सही बात कही। लेकिन जमशेदपुर में टिस्को का कारखाना भी तो भारतीय आदिम जनजाति यानी अगरिया समुदाय की हेल्प से ही बना है। ये पता है तुम्हें? ये बात है जी, यही बात है। तो फिर जीजू ये भी बताइए हमें, देखो देखो देखो, आज तो नहीं, नेक्स्ट संडे को फिर हम साथ बैठेंगे। चलो मित्रा, मेन गेट की चाबी भी अपने पास है ना, चोपड़ा जी उधर हमें कोस रहे होंगे। लेकिन 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 जीजू थोड़ी देर और। नहीं पल्लू, आ, मित्रा तू भी। हाँ पल्लू, देख पहले ही हम बहुत लेट हो चुके हैं। राजेश जी, अब हमें आगे दीजिए। फिर अगले संडे को हम फिर साथ बैठेंगे, और अगले संडे को आप सब मेरे घर आएंगे। ठीक है? ठीक है मित्रा? हाँ ठीक, ठीक मित्रा, बिल्कुल सही कह रही हो, एक्सेप्ट किया हमने। जीजू, मेरा सवाल आप ज़्यादा पेंडिंग नहीं रखेंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, जब हम मिलेंगे तुम्हारा सवाल सबसे पहले। अब अगला दृश्य, नेक्स्ट संडे
सब लोग मित्रा के घर पर इकट्ठे हो रहे हैं। आप पल्लवी कहते हैं, जीजू मेरा सवाल, आप जरा जल्दी से आप उसको। हाँ 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 हाँ, पल्लवी जी, देखिए, टिस्को फैक्ट्री वाली बात थी ना आपका, आप पूछ रहे थे ना। हाँ जी जी, हाँ जीजू। तो पल्लवी जी सुनो, टिस्को फैक्ट्री में अग्रिय जनजाति की हेल्प से कैसे फैक्ट्री तैयार हुई, कैसे वो फैक्ट्री बनी, यही तो जानना है ना आपको। जी हाँ जीजू। देखो, बातों के साथ साथ चाय नाश्ता भी चले तो ठीक रहेगा। देखो ना, ये आंटी जी तो मेरे यहाँ पहली बार ही आई हैं। अरे, तू मेरी फिक्र मत कर मित्रा, जैसे मेरे लिए राजेश और बहू पल्लवी, वैसे ही तू भी। अच्छा, पल्लवी है और मैं नहीं। अरे तू क्या अलग है रे मित्रा से। माँ, माँ, ये दोनों तो पूरे जादूगर हैं और बड़ी जल्दी अपना बना लेते हैं इंसान को। वो तो मैं देख ही रही हूँ। मगर राजू, ऐसा प्यार भरा जादू तो सचमुच किसी किसी में होता है। हाँ, गॉड गिफ्ट है कुदरत का। और यो आंटी, आप तो इंग्लिश भी बोलती हैं। अरे वाह मेरी आंटी वाह। हाँ तो मैं बता रहा था कि 19वीं सेंचुरी के एंडिंग में भी हमारे आदि मगालिया लोग अपनी पुरानी और मौलिक तरीके से ही, यानी कि अयस्क, यानी लोहे के रॉ मटेरियल को इकट्ठा करते थे। अ, अच्छा, अर्पण यार, बिहार और मध्य भारत के अखूट भंडारों से ही करते थे ना। हाँ हाँ, हाँ हाँ राजेश यार, वो लोग ऐसी ऐसी जगहों से अयस्क लाते थे कि कोई सभ्य और समझदार व्यक्ति तो उन जगहों पर जाना ही पसंद नहीं करे। अर्पण बेटा, मेरे ससुर जी, यानी तेरे दादाजी, बिहार में दरभंगा जिले में वाइस प्रिंसिपल थे। मैंने उनके मुंह से अगारिया कौम की बातें कई बार सुनी है। हाँ हाँ मम्मी, वो छतरपाल आया करता था ना कई बार हमारे यहाँ, याद आया, वो बिहारी। हाँ बहू हाँ, और नेतर सिंह का भतीजा, वो अगारिया लोगों उसी जनजाति से ही तो है। मगर मगर माँ, वो आदिवासी जैसा तो नहीं दिखता, टिप टॉप रहता है। यार राजेश, यही तो विडंबना हो गई ना, कि अगारिया लोगों पर भी धीरे धीरे जमाने का असर होने लगा और लोहा प्रगलन के उनकी वो पुराने तरीके समय की गर्त में खो गए, धीरे धीरे खोते चले गए। हाँ 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 जीजू, और इसी वजह से वुड्स स्टील के फील्ड में भारत का स्थान गुम हो गया, ऐसा ना। हम्म, हाँ हाँ मित्रा। अरे, अब एक वही तो आशा की किरण बची हुई है, वो टिस्को फैक्ट्री। हुआ क्या पल्लवी जी, कि अमेरिका के भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड जमशेद टाटा सेठ के मित्र थे। अच्छा, तो फिर, तो एक बार वो उनके बड़े बेटे दोराब जी टाटा को लेकर निकल पड़े अयस्क भंडारों की खोज में। दोराब जी के सेक्रेटरी की शादी, बहू, हमारे पड़ोस के गांव में हुई थी। भाई आंटी के पास तो सबके इनिंग्स मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा, बड़े बुजुर्ग अनुभव की खान होते हैं जी। आगे बताओ यार, लो एस की खान मिल गई थी उन्हें। आ, टाटा फैमिली बहुत समय और धन लगा चुकने के बाद भी निराश नहीं हुई। जब उन्हें नहीं मिली ना एस की खान, तो भी वो टाटा फैमिली लगी रही अपनी कोशिश में, निराश नहीं हुई, क्योंकि उन्हें यकीन था कि सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा, अच्छा फिर आगे क्या हुआ। फिर भटकते भटकते एक बार किसी छोटे से गांव में उन्होंने क्या देखा, क्या देखा पता है। अरे यार, सस्पेंस क्रिएट मत करो, बताओ ना क्या देखा। उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री और पुरुष टोकरियां भर भर कर लौह अयस्क ला रहे हैं। अच्छा, वही कहीं थी वो खान, इसका मतलब। हाँ, वही कहीं थी आसपास में। पूछने पर उन्होंने पहाड़ियों की तरफ उंगली घुमा दी। मार लिया मैदान, हाँ। राजेश जी की तरह उछले होंगे चार्ल्स, डॉक्टर चार्ल्स और दोराब जी भी। आ, बेटा, बेटा लोहा तो बिहार में कूड़े कचरे की तरह हर जगह मिल जाता है। आंटी जी ठीक कहा आपने। उसी जगह पर बनी थी आज की टिस्को फैक्ट्री, है ना। इतना आसान नहीं होता श्रीमती जी।
तो मंजिल तक आकर ही परेशानी कम नहीं उनकी, है राजेश जी? क्यों 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 कम नहीं हुई? अरे भाई लो अयस्क तो बहुत उम्दा क्वालिटी वाला और खूब था वहां, मगर आसपास पानी नहीं था। हम्म, पानी नहीं था। आ, आसपास पानी नहीं होने से ना वहां फैक्ट्री लगानी बिल्कुल इम्पॉसिबल थी। हाँ, ऐसे में काम आए होंगे वो अगारी आदिवासी, है ना? है ना राजू? उन्हें तो चप्पे चप्पे का ज्ञान था उस पूरे एरिया का। आंटी जी, आपको मालूम है ये सब बातें? अर्पण, हमारी मम्मी जी की मेमोरी अब भी बहुत बढ़िया है। फिर बताओ जीजू, फिर उन आदिवासी लोगों के साथ उन्होंने फिर सही जगह खोजी होगी। हाँ, अगारिया समुदाय वालों की पूरी हेल्प और सपोर्ट रही इस मिशन में। बहुत मेहनत की थी उन्होंने, बहुत हेल्प की थी। अच्छा, तो फिर जमशेदपुर में फैक्ट्री लगी, है ना? अ, पल्लवी, जमशेदपुर नाम तो बाद में दिया गया उस जगह को। उस वक्त तो कोई और ही नाम वाला छोटा सा गांव होगा वो। हाँ राजेश, ठीक कहा तुमने। बाद में वहां भी एक लौह अयस्क भंडार मिला था। तब अगारिया लोगों ने अनुभव और कोऑपरेशन से वहीं पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि इनकी टिस्को की शुरुआत की। शायद वो 1910 के आसपास खुली थी वो कंपनी, वो फैक्ट्री। भाई 1912 में तो इतना बढ़िया स्टील का प्रोडक्शन हो रहा था वहाँ। हाँ, जितनी भी रेल की पटरियाँ, रेलगाड़ियों के पहिए, भारी यंत्र आदि, जितनी भी खपत है ना हमारे देश में इन चीज़ों की, सारा कोटा तो इसी से पूरा हो जाता है, इसी एक फैक्ट्री से। नहीं जी, और भी कई कई लार्ज स्केल की फैक्ट्रीज हैं अपने अपने अपने, अपने यहाँ अभी तो। लेकिन बढ़िया इस्पात बनाने की शुरुआत तो टिस्को से ही हुई थी। भाई उससे पहले भी तो भारत में वुड्स स्टील बनता ही था ना। मेरा मतलब ये है कि लुप्त होता हुआ हुनर जो था ना वो फिर से जिंदा हो गया। तो टोटल ब्रिटिश गवर्नमेंट भी टिस्को के बने औजारों, हथियारों, हथगोलों वगैरह की खरीदार थी उस टाइम। तो अर्पण यार, 1915 में तो वर्ल्ड वॉर ही स्टार्ट हो गया था। तब तो खूब डिमांड रही होगी टिस्को के प्रोडक्शंस की। हाँ, फिर तो जीजू, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कॉपरेट करती होगी उस फैक्ट्री को। ऑफ कोर्स, अंग्रेज लोग तो इस मामले में कभी मात नहीं खाते। अरे पता है, मुझे भी पता है राजू। पूरी दुनिया में तब बिहार की बनी स्टील की चीजें खूब मांगी जाती थी, खूब सराही जाती थी। और तब दोनों बड़ी बड़ी लड़ाइयां भी तो हुई थी उस टाइम। देख रहे हो यार, मेरी मम्मी का जीके, क्या चुगलखोरिया करे है रे तू? बोल, बोल बोल क्या कह रहा था अर्पण से? मम्मी कान तो छोड़ो ना, दर्द होता है ना, प्लीज। हाँ मम्मी, हाँ। माई माई गुड मदर। हाँ मम्मी, अब इधर इधर बैठो, आप इधर। हाँ माता जी, मैं कह रहा था, मैं ना ये बता रहा था अर्पण से कि मेरी मम्मी को हर बात की नॉलेज है। सच माँ, पूछ के देख लो अर्पण से, यही कहा था ना मैंने। हाँ हाँ, ठीक यही कहा था इसने। यार, जोर से बोल देता तो क्या बिगड़ जाता? फालतू आंटी को तूने डाउटफुल बना दिया। हम्म, फिर फिर मम्मी से कान पकड़वाने का मजा कैसे मिलता? ठहर जा शैतान, बड़ा हो गया तो क्या? ठहर ठहर, अभी बताती हूँ, ठहर। मम्मी मम्मी, बहुत अच्छा लगता है। आंटी खाना तैयार है। उठो, आपने तो नाश्ता भी नहीं लिया था। अब तो भूख लगी होगी आपको। हाँ, मगर मगर तुम सब क्या बाद में खाओगे? आंटी आप लो ना, हमने तो हैवी ब्रेकफास्ट भी किया हुआ है। जीजू, आज तो आप इस मलमल के कुर्ते पजामे में किसी रियासत के नवाब लग रहे हैं। हाँ पल्लू, अर्पण के परदादा नवाब थे ना मलगढ़ के। सूती कपड़े और उसमें भी जामदानी मलमल का शौक इन्हें विरासत में मिला है। हम्म, तो जनाब छुपे हुए रुस्तम, आई मीन नवाब निकले। बारीक बुनाई वाली जामदानी मलमल अब कहाँ है भाई? ये तो प्राचीन भारतीय कपड़े की ऑल ओवर पहचान थी, ऑल ओवर वर्ल्ड पहचान थी कभी। हाँ, ढाके की मलमल का थान तो सुना है अंगूठी में से निकल जाता था, इतना बारीक होता था। सारी दुनिया में मशहूर थी हमारे देश की वो मलमल। और हैरानी तो ये कि वो मशीनों से नहीं, बल्कि कारीगरों द्वारा हाथ के करघे से तैयार होती थी।
हाँ हाँ राजेश यार, तुम ठीक कह रहे हो। और सूती कपड़े का नाम कैलिको पड़ गया क्योंकि वो काली कट से बनकर आता था। और धीरे धीरे सारे सूती कपड़ों को लोग कैलिको कहने लगे थे। जीजू, कैलिको तो एक मिल का नाम है भाई। बहू इतना तो मुझे भी पता है कि उस जमाने में भारत से मसालों के साथ साथ ही सूती कपड़े यानी कैलिको भी पुर्तगाली लोग अपने देश को ले जाते थे, मुंह मांगी कीमत देकर, हैं। हाँ पल्लू, मैंने भी सुना है कि बारीक पटोला बुनाई, जामदानी बुनाई, बंदेज रंगाई और हंडाना डिजाइन, बनारसी साड़ी वगैरह में सारे विश्व में भारतीय झंडा गड़ा हुआ था। सब में, इन सब चीजों में भारत सबसे आगे था। उस समय हमारे भारत भारत के सूती कपड़े महंगे होने के कारण धनवान लोग ही पहनते थे। ब्रिटेन की महारानी खुद भारतीय कपड़े से बनी पोशाक पहनती थी। अच्छा अच्छा। अच्छा जीजू, न- अच्छा अर्पण जी, इसका मतलब है कि अंग्रेजी शासन से पहले सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारतवर्ष क्लॉथ मार्केट में भी ग्लोबल छाप रखता था अपनी। और क्या, ब्रिटेन और दूसरे देशों से दो दो साल पहले, 200 साल पहले, दो दो साल पहले पता है ऑर्डर्स बुक होते थे उस समय। समझ लो, कपड़े के ग्लोबल कस्टमर्स की एक लंबी लाइन लगी हुआ करती थी उस समय। दो दो साल पहले ऑर्डर बुक होते थे पता है। सच में मेरा भारत महान है। भारत के कपड़े कभी इतने पॉपुलर थे। हम्म, हाँ 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 बहू, आज भी भारत के कपड़ों का टिकाऊपन पूरी दुनिया में पसंद करा जाता है। कोटा साड़ी, बंधेज रंगाई वाले सूरत अहमदाबाद के कपड़े, बम्बई प्रिंट की साड़ियाँ और बनारसी साड़ियाँ पूरे जमाने पूरे संसार में मशहूर हैं। हाँ मम्मी, मम्मी प्रिंट से याद आया कि अंग्रेजी में छींट के लिए जो शिंट शिंट वर्ड है ना, SHINTZ, शिंट जो वर्ड है, वो हमारे यहाँ के रंगीन रेशमी सूती छींट छापे से ही निकला है। अच्छा अच्छा राजेश, उस समय भारत में साउदर्न एशिया, जावा, सुमात्रा, शंघाई, बर्मा और पेनांग में भारतीय कपड़ों की बहुत भारी डिमांड रहती थी। और पटोला बुनाई, पटोला बुनाई तो भाई इंडोनेशिया तक पसंद की जाती थी। सूती कपड़ों की लगभग 100 तरह की वेराइटीज पूरे वर्ल्ड लेवल पर फेमस हो चुकी थी तब। अब मैं एक बात और बताना चाहूँगा। हाँ हाँ जरूर राजेश, बताओ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के मार्केट्स में हमारे इंडियन कपड़ों का दबदबा 18th सेंचुरी के आखिर तक बना रहा। सबकी पहली पसंद होते थे वो। हाँ हाँ राजेश, राजू बेटा, ढाका का मलमल और लखनऊ के जामदानी बुनाई वाले कपड़े, गुजरात और राजस्थान के स्पेशल बुनाई और कढ़ाई वाले बंडाना डिजाइन के कपड़े बनाने वाले खास कारीगर होते थे। मम्मी, अब नहीं बनते वैसे उम्दा कपड़े। बहू, बढ़िया कोई भी हो, उस पर तो हमेशा खतरे मंडराते हैं ना, तुम जानती हो ना। आपकी बात समझ नहीं पड़ी आंटी। बेटी, हमारे देश में सब कुछ बहुत हाई क्लास लेवल का था, तभी तो विदेशियों ने इसे लूट लिया। यूनानी आए, हूण आए, तुरक आए, फिर मुगल आए, और सबके पीछे आए अंग्रेज। खोखला कर दिया राजपूतों ने हमारे भारत को। मम्मी, भारत निर्माण के उत्कृष्ट कलाकारों के हाथ कटा दिए जाते थे ताकि वैसी सुंदर इमारत किसी और के नाम से ना बन सके। आंटी ने यही तो अभी कहा कि भारत की प्राकृतिक संपदा, हर क्षेत्र में विद्वता, दक्षता और समृद्धि के कारण ही इस पर सबकी बुरी नजरें पड़ी। यानी कि भारतीय हमेशा खतरों से खेलते रहे। हाँ मित्रा, वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, क्या खूब कहा है? आपको कोई शेर याद आ रहा है क्या? हाँ हाँ, बड़ा अच्छा शेर है। सुनाइए सुनाइए। सुनो, अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, अच्छी सूरत भी, हाँ हाँ, अच्छी सूरत भी, अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है कि जिसने डाली बुरी नजर डाली। वाह 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 राजेश भाई वाह। हाँ हाँ, तो तुम कुछ भाषा के बारे में बता रहे थे ना। हाँ, मैं ये कह रहा था दोस्त कि भाषा विज्ञान के फील्ड में भी भारत की खोजें बड़ी विलक्षण रही हैं। पूरी डिटेल से बताइए ना कुछ, तभी तो क्लियर होगा ना। आज कंप्यूटर के लिए
सबसे सुटेबल लैंग्वेज, पता है संस्कृत मानी गई है, सबने मान लिया है। ये तो आप सबको पता है ना? जी हाँ, बिल्कुल पता है। तो संस्कृत तो भारतीय भाषा है, और वो भी विश्व की सबसे ज्यादा समृद्ध और पुरानी भाषा। यही आप कहोगे ना आगे? दर्पण, तुम्हें कैसे मालूम चल गया कि मैं अब ये सब कुछ बोलने वाला हूँ? यार, मम्मी ठीक कहती है, जादू है तुम्हारे पास। अरे डोंट बी सिली डियर, मेरी जगह तुम होते या और कोई भी होता तो इजीली बता देता। खैर, छोड़ो, आगे बोलो, बेकार ही ब्रेक दे दिया मैंने। यार तुम क्या हो, बहुत आगे की चीज हो। पल्लवी, मुझे भी दर्पण जैसा बनना है। खुश हो? सॉरी, मैंने ऐसा कब कहा? राजेश, राजेश, तुम अरे तुम इतनी नर्वस क्यों हो गई? तुमने ठीक ही तो कहा था, रियली। मैं खुद इम्प्रेस्ड हूँ अर्पण से। राजेश, तुम्हें टॉपिक चेंज करोगे या मैं जाऊँ यहाँ से? प्लीज अर्पण। हाँ, राजेश जी, वो भाषा में हमारा भारत, वो संस्कृत भाषा, हाँ, क्या बता रहे थे आप? दादा, अर्पण, टेक योर सीट। मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि भगवान ऋषभ देव के समय में, यानी कि वेरी अर्ली टाइम में, यू से अर्ली एंशियंट टाइम में, प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने ब्राह्मी लिपि सबको सिखाई थी। और वो तो तीसरा आ रहा था ना? हाँ हाँ पल्लवी, पर आरा क्या होता है? ओह, टिपिकल मत बनाओ पल्लू। यूं समझ लो आप, कि वो आदिम युग, पाषाण युग के बाद वाला प्राग ऐतिहासिक काल था। हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छा। तो प्री हिस्टोरिकल एज की बात कर रहे हो आप? ठीक, आगे बोलो। सबसे पहले, हाँ हाँ आंटी, हाँ क्या कह रही हैं आप? सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, फिर प्राकृत भाषा चली, और उसके बाद सुधार करी हुई संस्कृत भाषा आई। हाँ अच्छा, और फिर इस भारतीय लोगों ने ही सबको ये भाषा सिखाई। आंटी, अगर हम ऐसा कहेंगे तो कोई हमें पक्षपाती कहेगा, स्वार्थी कहेगा। हाँ, अगर कुछ इन बातों के, आपके कहने के कुछ पुख्ता प्रमाण हो, कोई प्रूफ हो, तो भाई मैं बताता हूँ। चीनी, तुर्की, फारसी, जर्मनी, रशियन वगैरह वगैरह, जितनी विदेशी भाषाएं हैं ना, उन सबका मिलान संस्कृत के साथ किया गया है। और उसके बाद ये फैक्ट सामने आया है कि संस्कृत सबकी जननी है, हर भाषा की जननी है संस्कृत। यानी सभी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं। जननी है? यू मीन संस्कृत हर भाषा की बिगिनिंग मदर है? यस यस, यू आर राइट। राजेश, अरे आप बैठ तो जाइए, आप खड़े हो गए जोश में। अरे इसे जोश में होश नहीं रहता है बहू। और और जोश में तो जल्दी ही आ जाता है इनको। अच्छा, अच्छा, मम्मी के सामने जो है इतरा रही हो? अरे क्या गलत कहा है बहू ने? मजा आया। हम्म, अर्पण देख ले यार, ये सास बहू एक हो गई हैं। तुम तो बहुत लकी हो। नहीं दोस्त, लकी तो तुम और पल्लू जी हो, जो तुम्हें ऐसी मम्मी मिली हैं। मैं तो मैं और मित्रा तो तरसते हैं। मेरा मन कहता है कि बहुत जल्दी ही आप दोनों की फैमिली वाले भी सारी शिकायतें भूलकर आपके पास आ जाएंगे। अच्छा, अच्छा, आपकी भावना हकीकत में बदले, जल्दी ही वो दिन आए। तुम दोनों खुद चले जाओ। अरे ईगो अपनों से नहीं रखा रखा जाता आंटी, ईगो वाली बात नहीं है। बेटे, ओल्ड इज गोल्ड होता है। बड़ों की सख्त बातें भी अपने लिए फायदेमंद होती हैं। दर्पण याद आया, लास्ट ईयर मैं ऑफिस टूर पर गया था। वहाँ अजंता एलोरा की गुफाएं देखी मैंने। रियली? 2500 वर्ष पहले बने वो तैल चित्र हमारी प्राचीन आर्ट और केमिकल इंजीनियरिंग के बेजोड़ नमूने हैं। वनस्पतियों से बने उनके रंग अभी भी वैसे ही हैं। अच्छा, राजेश, हाँ मम्मी, भगवान ऋषभ देव ने भी तो हस्तशिल्प और कलाओं की शिक्षा उस पुराने समय में दी थी ना। और वो फर्स्ट साइंटिस्ट और आर्टिस्ट थे, भगवान ऋषभ देव हमारे। हाँ, जैन शास्त्रों में तो जगह जगह भारत के उस प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, कला और चिकित्सा का वर्णन मिलता है। लेकिन लेकिन शास्त्रों की भाषा और गूढ़ रहस्य है,
भाई समझ में कम आते हैं वो लैंग्वेज थोड़ी। हाँ सुना तो मैंने भी है पल्लू। तुम्हारे साथ बैठकर थोड़ा सा मैं भी सीखूंगी। मेरी थीसिस में उससे रियली बड़ा निखार आ जाएगा। अच्छा, आजकल तो इंग्लिश में भी शास्त्रों का ट्रांसलेशन हो गया है ना, इंग्लिश में भी पढ़ सकती हो। ऐसा है, ऐसा है राजेश। अब तो आप दोनों के साथ मिलना हमारी लाइफ का एक स्ट्रॉन्ग माइलस्टोन बनेगा। अभी तुम लोग जब भी टाइम टाइम मिले मेरे पास आ जाना बेटा। मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। आंटी, टाइम तो बस संडे को ही मिलता है हमें। अरे भाई, अर्पण यार, मेरी माँ तो प्रोफेसर मैक्स मुलर जैसी माइंडेड है। क्या किया है, बोल क्या किया है उस प्रोफेसर मुल्लर ने। सुनो माँ, प्रोफेसर मैक्स मुलर ने एक बुक लिखी इंडिया पर रिसर्च करके, ठीक। उसमें उसने लिखा कि हिंदुस्तान की सारी आर्य जाति पूरी तरह वैज्ञानिक थी। जैसे कि भानुमति। राजू, तू पीटर का देखा आज मेरे हाथ से, मारूंगा सच कहती हूँ। पीट लो मम्मी, लो लपीट लो। मैं पहले से ही रोना शुरू कर देता हूँ। मान गए उस्ताद। दूसरी बातों को तो रोने में भी तुम एक्सपर्ट हो। अरे, मम्मी के रुलाने में भी हंसाना छिपा होता है ना। मैं कोई मैं कोई यूरोप वालों की प्रोग्रेस हूँ क्या, जो पूरे संसार के लिए डेंजरस रेड लाइट बन रही है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वैसी नहीं, बिल्कुल तुम वैसी नहीं हो माँ। नगर नगर मगर ये भी तो बता दो माँ कि फिर आप क्या हो, आप कैसी हो। बता दूं, मैं हूँ उपलब्धियों के गौरव से भरी हुई भारत माता। हाँ, जिसका खालिस हितकारी ज्ञान विज्ञान हमेशा से सबका कल्याण करता रहा है और सदा से ही सदा सदा करता रहेगा। वाह वाह वाह, थ्री चीयर्स फॉर अवर ग्रेट आंटी, थ्री चीयर्स फॉर अवर ग्रेट आंटी। लेकिन मम्मी, एट प्रेजेंट तो हमारा इंडिया बड़ा पिछड़ा पिछड़ा हुआ। बहू, सुना नहीं तुमने, हाथी मर गया तो भी 1.25 लाख का। माता जी, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या निकलेगा। नहीं, देखो देखो, देखो राजेश जी, आंटी बताना चाह रही हैं कि भारतवर्ष की बेस्ट प्रॉस्पेरिटीज और हमारे यहाँ की ज्ञान विज्ञान से लबालब संस्कृति ने, लिटरेचर ने, हमारी कल्चर ने दुश्मनों को ललचाया। वो लुटेरे बने। मगर अब भी भारत विश्व का गुरु है, हर फील्ड में, इन एन एवरी एस्पेक्ट। समझे, है ना आंटी, ठीक कह रहा हूँ ना मैं। मेरा अर्पण बेटा तो बहुत बहुत जीनियस है, बहुत जीनियस है। हम्म। अच्छा, अच्छा, अब घर चलना है या माँ यहीं पे बैठना है। आंटी, मोहन जोदड़ो हड़प्पा की खुदाई खुदाई में जो खिलौने मिले हैं ना, शायद ऐसे ही तो, देखो देखो ना इसका मुंह, इसका मुंह देखो ना, 5,000 साल पहले के आदिम युग वाले ऐसे लगते होंगे। एक बार बोल तो, फिर एक बार बोल तो यार, फिर से क्या बोला तूने। अरे अरे, क्यों कभी कभी बच्चे जैसी हरकतें करते हो, प्लीज। अरे जी, छोड़ो ना। राजू बेटा, मेरा लाडला है। भूगोल, खगोल, योग, प्राणायाम, कला, संस्कृति, भाषा और ज्ञान विज्ञान सब में एक्सपर्ट है मेरा राजू। बस बस बुद्धि इसकी जरा बुद्धि के पीछे है। माँ माँ। आंटी, राजेश, मेरे यार को बुरी नजर से बचा कर रखना। मेरे यार को बुरी नजर से बचा कर रखना। क्योंकि क्योंकि अभी आपने कहा था ना कि जो भी बेस्ट है उसे, जो भी है बेस्ट, उसे गुजरना पड़ा विद इन रिस्की टेस्ट। मिला नहीं उसे ए बिट ऑफ रेस्ट, खतरों से खेलते रहे हमेशा उसकी चेस्ट। अर्पण, यू आर द पीक ऑफ एवरेस्ट। थैंक यू राजेश, मजा आ गया। अरे पल्लू जी, आप क्या नोट कर रही हो। जीजू, आप दोनों ने मिलकर एक शॉर्ट एंड स्वीट पोएम बना दी, उसको लिख रही हूं मैं। यार अर्पण, इधर तो बोलने में भी हाथ कटने का खतरा है यार। खतरों से शेर कब डरते हैं मेरे बहादुर बेटे बेटियों। आज संकल्प लो कि खतरों से घबराकर नाचती गाती जिंदगी को बेस्ट बनाने से कभी नहीं रोकोगे, कभी नहीं रोकेंगे। आंटी,
इसके साथ ही हम दोनों, आओ दर्पण आओ, हम दोनों आपसे आज प्रॉमिस करते हैं कि अगली बार हमारे दोनों साइड वाले ओल्ड वर्ल्ड के साथ हम आपका स्वागत करेंगे यहाँ। यानी समझ गए? अपने मम्मी पापा के साथ जुग 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 जियो बेटा, फूलो फलो, और खतरों के झूलों को फूल समझकर छू लो। अरे मेरी मम्मी तो कविता भी करती है। अरे छोड़ छोड़ ना मुझे, छोड़ शैतान। हेलो मम्मी, है ना मम्मी। बंधु, आज आपने ये हमारे भारतवर्ष की प्राचीन काल में कैसी कैसी संस्कृति, कैसी कैसी एडवांस प्रोग्रेस थी हर हर फील्ड के अंदर, उसका थोड़ा सी झांकी मैंने आपको इस स्टोरी आर्टिकल में दिखाई है और अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने आपके लिए मैं ये लेकर आई। और हमारा भारतवर्ष सदा से ही बड़ा सिर उठाकर पूरे संसार के सामने सबका हर चीज़ में, हर फील्ड में पूरे दुनिया का गुरु बन के रहा है। और आज भी ये टेक्निक हमारे भारत के, आज भी मैं आपको बता दूं कि विदेशों में जो हमारे यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान जाते हैं ना, और उनका जो माइंड वहाँ पे वो लोग महसूस करते हैं कि उनके माइंड में कितना इंटेलिजेंस है। फटाफट वो कम कम मतलब लागत में, कम खर्च में, और वो बना देते हैं चीज़ को, रिकवर कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं झट से। तो उन्हें